चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो क्या आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद हैं जो कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था? चलिए हम उन सबको लिख लेते हैं। तो हमारा पहला लॉ है a रेज़ पावर m इंटू a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m प्लस n। तो यहाँ पर a नॉन जीरो इंटीजर है, m और n होल नंबर्स हैं। आपको याद ही होगा कि a को हम कहते हैं बेस और m और n को कहते हैं एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका की बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, हम उनको ऐड कर देंगे। फिर है हमारा a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर n। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a रेज़ पावर m माइनस n, और यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n। फिर है हमारा a रेज़ पावर m इंटू b रेज़ पावर m। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका की बेस अलग अलग है। यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ab होल रेज़ पावर m। फिर है हमारा a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ पावर m। यहाँ पर भी दो नंबर्स जिनका की बेस अलग अलग है, हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई b होल रेज़ पावर m। फिर है हमारा a रेज़ पावर m होल रेज़ पावर n। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a रेज़ पावर m इंटू n लिखेंगे। क्या आपको याद है कि a रेज़ पावर 0 क्या होता है? वो आपको पता ही होगा कि वो 1 होता है, लेकिन a रेज़ पावर 0 1 क्यों होता है, ये आपको पता है? चलिए हम इस बात को इस लॉ की मदद से समझ लेते हैं। तो हमारा लॉ है a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। तो आपको क्या चाहिए, a रेज़ पावर 0 चाहिए। अगर यहाँ पर आप n की जगह पर m लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, m माइनस m, जो कि आपको दे देगा 0। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हुआ न्यूमरेटर में a रेज़ पावर m और डिनोमिनेटर में हम n की जगह लिख देते हैं m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज़ पावर m माइनस m। तो m माइनस m क्या दे देगा आपको, 0। सो ये हो गया आपका a रेज़ पावर 0। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, a रेज़ पावर m, डिनोमिनेटर में क्या है, a रेज़ पावर m। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको सेम ही नंबर मिला है, तो क्या हो जाएगा वो 1। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रेज़ पावर 0 इज 1। इसी लॉ को यूज करके हम ये बात भी लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर माइनस n। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारा है a रेज़ पावर m अपॉन a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। तो आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, और आपको पता है कि a रेज़ पावर 0 इज 1, तो हम a रेज़ पावर m की जगह पर लिख देंगे a रेज़ पावर 0। तो अब चलिए लिख लेते हैं a रेज़ पावर 0 अपॉन a रेज़ पावर n। तो आपने m की जगह पे क्या लिखा है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेज़ पावर 0 माइनस n। a रेज़ पावर 0 होता है 1 अपॉन a रेज़ पावर n, और 0 माइनस n क्या मिलेगा आपको, माइनस n। तो 1 अपॉन a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर माइनस n। आया आपको समझ में? तो आपने बाद में पढ़ा था कि इस कॉन्सेप्ट को हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर्स जिनका कि एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, वो सारे नंबर्स भी इन सब लॉज को ओबे करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपका है 7 रेज़ पावर 5 इंटू 7 रेज़ पावर माइनस 15। तो इस नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, माइनस 50। यहाँ पर बेस सेम है, तो इस लॉ को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा 7 प्लस -15। जब बेस सेम होगा तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। 5 प्लस ऑफ -15 आपको क्या मिल जाएगा 7 चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हुआ आपका 8 अपॉन 8 तो इस लॉ को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो ये मिलेगा आपको 8 माइनस ऑफ -5, तो माइनस इंटू माइनस क्या मिल जाएगा प्लस, और 6 प्लस 5 क्या होगा 11, तो ये हो जाएगा 8 तो मान लीजिए कि आपको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इन सब क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट एक रैशनल नंबर है। तो अब जरूरत है कि जो लॉ आपने अब तक पढ़ा है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अब बेस होगा पॉजिटिव रियल नंबर और एक्सपोनेंट्स होंगे रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब हम लॉ को स्टेट कर लेते हैं कि इफ a इज अ रियल नंबर which is greater than 0 and p and q are rational numbers, then we have these following laws। तो हम इन सब लॉज को यूज करके चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/3। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो हम ये वाला लॉ यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब बेस सेम होगा तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 2/3 प्लस 1/3, और 2/3 प्लस 1/3 क्या मिलेगा आपको 3/3। तो आपका ये हो गया 2 raised to the power 3/3, और 3/3 क्या होगा 1। तो आंसर क्या हुआ 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं इसको, 3 raised to the power 1/5 whole raised to the power 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला लॉ यूज करेंगे। यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 raised to the power 1/5 into 4, तो आपको क्या मिलेगा 3 raised to the power 4/5। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 7 raised to the power 1/5 divided by 7 raised to the power 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/5 माइनस 1/3, सो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। तो हम 1/5 की जगह पर लिख सकते हैं 7 raised to the power 3/15, और 1/3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5/15। तो जब आप 3/15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/15 को, तो आपको क्या मिलेगा -2/15। तो आंसर क्या हुआ 7 raised to the power -2/15। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13 raised to the power 1/5 into 17 raised to the power 1/5। तो यहाँ पर बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये वाला लॉ यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 into 17 whole raised to the power 1/5। तो जब आप 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 221 whole raised to the power 1/5। तो जैसे कि आपको इस सवाल को सॉल्व करना है 4 raised to power 3/2। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीके है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 raised to power 1/2 whole raised to the power 3। मैंने इसको कैसे लिख लिया ऐसे, चलिए मैं बताती हूँ। तो ये है a raised to power p whole raised to power q। तो इसको हम लिख लेते हैं a raised to power p into q। तो इस लॉ को यूज करके मैंने इसको ऐसे लिख लिया। a raised to power p into q कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है।
तो 4^1/2 को आप जानते ही हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल रेज़्ड टू द पावर 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हुआ? 2। तो ब्रैकेट के अंदर हुआ 2 और इसका क्या लेंगे हम? क्यूब। सो 2 क्यूब। तो 2 क्यूब क्या हुआ? 8। यह तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कैसा होगा? चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 4^3/2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 1/2। हमने इस लॉ को फिर से यूज किया और इस तरीके से लिख लिया। 4 क्यूब क्या होता है? 64। ये हो गया 64 होल रेज़्ड टू पावर 1/2। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64। और स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या हुआ? 8। सो इस एग्जाम्पल को यूज करके हम इस डेफिनेशन को बता सकते हैं कि इफ a इज अ रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 और m एंड n जो है वो इंटीजर्स हैं, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के बीच में एक्सेप्ट 1 के, और यहाँ पर भी n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन वी हैव a raised to power m by n is equal to, we can rewrite this as nth root of a whole raised to power m, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nth root of a raised to power m। क्या आपको समझ में आया कि मैंने ऐसे कैसे लिख लिया? चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर है आपका nth root of a, और आप nth root of a को कैसे लिख सकते हैं? a raised to power 1/n। इसका क्या लेना है हमें? whole raised to power m। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं whole raised to power m। तो इधर भी आपको लेना पड़ेगा whole raised to power m। तो इस लॉ को यूज करके हम इन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a raised to power m/n, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारा है nth रूट ऑफ a raised to power m। तो ये क्या है? a raised to power m। इसका हमने क्या लिया हुआ है nth रूट, यानी कि होल रेज़्ड टू द पावर 1/n। तो इस सेम लॉ को यूज करके हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? a raised to power m/n।